यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग एक मेंस के टॉपिक को लेके आए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक्स है वो ब्रिटिश शिक्षा नीति से संबंधित टॉपिक है। इनसे लगभग मेंस में प्राय क्वेश्चन आते रहते हैं, सारे पीसीएस में और यूपीएससी में भी, अन्य सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो भी खास करके शिक्षार्थी हैं अर्थात बीएड वगैरह भी करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो आज जो है हम लोग इनके बारे में सारी चीज डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, ब्रिटिश के आने के पश्चात जब वो ब्रिटिश आए तो शुरुआत में वो व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, और व्यापारिक कंपनी के रूप में आने के पश्चात उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुनाफा कमाना था, अर्थात अधिक से अधिक वो लाभ कमाने के उद्देश्य से यहाँ पे आए थे। लेकिन घटनाएं यूं हुई कि उस समय की जो राजनीतिक व्यवस्था थी अर्थात इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम थे, यहाँ पे काफी जो है छोटे छोटे राजाएं राजतंत्र में बटे हुए थे, अर्थात छोटे छोटे रजवाड़े में बटे हुए थे, क्योंकि मुगल एम्पायर जो थे वहां पे जो है धीरे धीरे वो काफी कमजोर होते जा रहे थे। और जब मुगल एम्पायर काफी कमजोर होते जा रहे थे तो इन्हें व्यापार करने में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे थे। तो जब व्यापार करने में काफी प्रॉब्लम होने लगी तो इसने जो है यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और जब इसने राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि महत्वपूर्ण युद्ध हुए। एक प्लासी का युद्ध हुआ और दूसरा बक्सर का युद्ध हुआ, और तत्पश्चात जो है यहाँ पे द्वैध शासन लागू हुआ। और द्वैध शासन लागू होने के पश्चात जो है फिर यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने जो है यहाँ पे संवैधानिक विकास क्रम के दौरान 1773 में पहली बार यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट लाया, और इसके माध्यम से जो ब्रिटिश कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस पर जो है पाबंद लगाना शुरू कर दिया। और उन्हीं के माध्यम से अब उन्हें शासन प्रशासन सभी चीज चलाने पड़ते थे। तो इसी दौरान क्या हुआ कि उसने धीरे धीरे यहाँ की भाषाओं को सीखने के लिए जो है उसी समय जो है शुरुआत में शिक्षा का विकास करना शुरू कर दिया। तो इसी दौरान जो है 1781 में जो है जो वारेन हेस्टिंग थे, उन्होंने जो है पहली बार जो है यहाँ पे कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, ताकि जो है उसे फारसी भाषा का ज्ञान हो सके। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में मुगल एम्पायर थे तो यहाँ की जो भाषा थी, राजकीय भाषा, वो फारसी थी। तो शुरुआत में वो फारसी सीखने के लिए जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। उसके बाद 1784 में वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना करवाए। साथ ही साथ 1791 में बनारस संस्कृत स्कूल का भी स्थापना किया हुआ है। और तत्पश्चात जो है 1880 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। लेकिन यहाँ पे जो है क्रमिक रूप से जो है मुख्य रूप से शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ये मुख्य रूप से ये जानना चाह रहा था इन सबों के माध्यम से कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था अर्थात भारतीयों से रूबरू होने के लिए जो है इन सब चीजों की स्थापना की जा रही थी, जितने भी संस्थान कर रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिश काफी मजबूत होते गए तो उनकी आवश्यकताएं काफी बढ़ती गई। अब उन्हें चाहिए थे अंग्रेजी क्लर्क, अर्थात उन्हें अंग्रेजी में बात करने वाले लोग चाहिए थे, और वो चाह रहे थे कि हमारे यहाँ जो क्लर्क बने वो अंग्रेजी से रूबरू हो सके, अर्थात उन्हें अंग्रेजी की जानकारी हो सके। और इंडियन तभी जानते थे संस्कृत, फारसी, इन सब से अवगत थे, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा से उतने सहज महसूस नहीं कर रहे थे। तो इसी दौरान क्या हुआ कि ब्रिटिश ने जो है 1813 में एक पॉलिसी लाया, ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 लाया। लेकिन उससे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो ब्रिटिश शिक्षा लाने का उद्देश्य क्या था, क्यों लाए ब्रिटिश शिक्षा नीति, और ब्रिटिश शिक्षा नीति लाए उसका विकास डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, और फिर हम लोग इनके बारे में इवैल्यूएशन करेंगे। ये लाने से भारतीयों को क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। लेकिन सबसे पहले देखते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स कि ब्रिटिश शिक्षा नीति क्यों लाया गया इंडिया में। तो ब्रिटिश शिक्षा नीति आने से पहले जो है ये आधुनिक शिक्षा का अगर कहा जाए प्रारंभ कैसे हुआ, तो मुख्य रूप से जो इसमें प्रारंभ में 3 भूमिकाएं निभाई थी 3 लोगों ने। एक ब्रिटिश सरकार भी निभाए थे भूमिका, उसके बाद आधुनिक शिक्षा के लिए जो है ईसाई मिशनरी ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और साथ ही साथ कुछ प्रगतिशील भारतीय, जैसे कि आप देख सकते हैं डीएवी वगैरह, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, अर्थात दयानंद सरस्वती की जो थी आर्य समाज,
फिर आपका मुस्लिम समाज के लिए सर सैयद अहमद खान, इन सबों ने बहुत सारे योगदान दिए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने जो ये शिक्षा व्यवस्था लाई, अर्थात आधुनिक शिक्षा जो लाई, वो क्यों लाई, इसका वजह क्या था। तो सबसे पहला चीज क्या था, उसको प्रशासनिक आवश्यकता थी। अर्थात हमने जो बताया आपको कि जब यहाँ पे आ गए तो उसको प्रशासनिक व्यवस्था में भी अपना देखना था, प्रशासनिक व्यवस्था में देखना था, और उसको दीवानी व्यवस्था में देखना था, अर्थात टैक्स भी वसूलना था, साथ ही साथ यहाँ की व्यवस्था भी चलानी थी। और अगर वो सारे लोग इंग्लैंड से आते तो उन्हें काफी खर्च बढ़ जाता। इसीलिए जो है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को शिक्षित करके एक सस्ते क्लर्क को जो है तैयार करना चाह रहे थे। तो उसकी सबसे पहली जरूरत थी प्रशासनिक आवश्यकता, अर्थात वो सस्ते क्लर्क के लिए जो है इंडियन को सबसे पहले एजुकेटेड करना शुरू कर दिया, अर्थात एजुकेशन देना शुरू कर दिया। दूसरी बात थी कि वो चाह रहे थे कि हमारे जो है निचले तबकों की और हमारे बीच जो है ये जो बहुत बड़ा गैपिंग है, इसको दूर करने के लिए एक शिक्षित मध्य वर्ग को तैयार किया जाए, मिडिल क्लास को, जो कि हमारी बातों को समझ सके और फिर जो है उनके पास पहुंचा सके, जिससे हम दोनों के बीच जो है, अर्थात सरकार के बीच और जो निचले तबके हैं उनके बीच जो है गैपिंग जो है कम हो सके। ये दूसरा बात था। तीसरा बात क्या था कि ब्रिटेन में जो निर्मित वस्तुएं थे, अर्थात औद्योगिक क्रांति जब हो चुकी थी, तो वहां की जो निर्मित वस्तुएं थे उनकी डिमांड कौन करते, तो जो शिक्षित वर्ग थे उन्हें अपना बनाकर जो है, ताकि वो उनका उपभोक्ता बन सके, इसके लिए भी जो है इसने पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया इंडियंस को। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा थ्योरी था जिसको बोलते हैं श्वेत नस्ल का सिद्धांत, अर्थात व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। इस थ्योरी का मतलब ये था, तात्पर्य था कि श्वेत लोग बोलते थे कि ईश्वर ने हमें जो है ये काले लोगों को सभ्य बनाने के लिए भेजा है, अर्थात वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे बनिस्पत काले लोगों के। काले लोग मतलब भारतीयों को काला लोग बोलते थे, ठीक है, अपने आप को वो श्रेष्ठ समझते थे। इन सभी कारणों से जो है उसने भारत में मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। तो कैसे कैसे किया, डेवलपमेंट कैसे किया, तो 1773 के बाद 20 साल के बाद प्रत्येक 20 साल में जो है यहाँ पे एक्ट आया करते थे ब्रिटिश संसद से। तो 1773 के बाद 1793 में आया और फिर 1813 में आया चार्टर एक्ट 1813। पहली बार जो है यहाँ पे अब क्या किया गया कि शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करने की बात की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भारतीयों को शिक्षा दिया जाए, इसके लिए जो है प्रत्येक वर्ष जो है 1 लाख रुपया खर्च किया जाए। बजट में प्रावधान किया गया कि प्रत्येक वर्ष जो है 1 लाख रुपया भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। बात तो यहाँ तक सही थी। तो खर्च करने की बात हुई, अब बात हुई कि खर्च किस पे किया जाए, अर्थात एजुकेशन किसको दिया जाए, शिक्षा किसको दिया जाए, ये समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसी दौरान जो है अंग्रेज अधिकारियों में ही जो है एक विवाद हो गया, आंग्ल प्राच्य विवाद, इसको बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। तो इन दोनों में विवाद हो गया। आंग्लवादी बोलते थे, जो कि भारतीय प्राचीन शिक्षा के बारे में समर्थक थे, उनको बोलते थे प्राच्यवादी, जो भारत के पौराणिक शिक्षा के प्रणेता थे, अर्थात जो चाहते थे अंग्रेज कि भारत को भारतीयों की भाषा में ही शिक्षा दी जाए और भारत के पुराने ग्रंथ को ही पढ़ाया जाए, उसको बोलते थे प्राच्यवादी। और जो चाहते थे कि भारत को जो अंग्रेजी में शिक्षा दिया जाए और आधुनिक विषय से अवगत कराया जाए, उसको बोलते थे आंग्लवादी। तो आंग्लवादी जो समर्थक थे वे थे मैकाले और ट्रेवेलियन। मैकाले और ट्रेवेलियन जो थे ये आंग्लवादी थे, जो अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दे रहे थे और आधुनिक विषय पे जोर दे रहे थे। वहीं दूसरा जो गुट था वो था प्रिंसेप बंधु, ये प्रिंसेप ब्रदर, ठीक है। प्रिंसेप ब्रदर ये चाहते थे कि भारतीयों को जो शिक्षा दिया जाए वो प्राचीन भाषा में दिया जाए और प्राचीन ग्रंथ वेद यही सब पढ़ाया जाए। तो दोनों में काफी विवाद हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया। दोनों अपने अपने जगह सही थे, अर्थात दोनों जो है अपनी अपनी बातों को मनवाना चाह रहे थे।
बात जब काफी कंट्रोवर्सी होने लगी तो बात आया कि पुराने ग्रंथ वगैरह पढ़ के कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि सोसाइटी जो है काफी आगे चल चुकी है, अर्थात इनलाइटमेंट वगैरह सारा चीज हो चुका था। ठीक है, रेनेसां, इनलाइटमेंट, ये सारी चीज होने के पश्चात जो है वर्ल्ड काफी तरक्की कर रहा था, प्रतिस्पर्धाओं का दौर बढ़ रहा था और मॉडर्न एजुकेशन पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल रहा था। तो उसी को देखते हुए जो है बात हुई कि ये जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं ये आधुनिक हो जाना चाहिए। तो इन पे दोनों में सहमति हो गई, ये गुट भी मान गए और दूसरा गुट अर्थात आंग्लवादी भी मान गए और प्राच्यवादी भी इन बातों को मान गए। बात ये हुई कि अब भाषा, किस भाषा में शिक्षा दिया जाए। बात यहाँ पे अब ये अटक गई कि शिक्षा जो दिया जाए भारतीयों को किस भाषा में दिया जाए। इसी को देखते हुए जो है फिर भी दोनों में विवाद यहाँ पे उत्पन्न हो रहा था। तो मुख्य रूप से जो बात माना गया अंतिम रूप से मेघालय की बात मानी गई और भारत में जो शिक्षा व्यवस्था दिया गया अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था अपनाया गया। ये अपनाने का भी कई काउज था। प्रिंसिप बंधु का क्या कहना था कि भारतीयों को जो है आधुनिक शिक्षा से अवगत मत कराओ, कारण अगर वो आधुनिक शिक्षा से अवगत हो जाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे सारे विधि व्यवस्था को जान जाएंगे और फिर जो हमारे यहाँ जो आधुनिकीकरण हुआ है, अर्थात जो हमारे यहाँ जो औद्योगिकीकरण हुआ है, इन सब से हमें अधिक लाभ ना मिलके इनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी जो है उपनिवेशवादी प्रवृत्ति से ग्रसित थे और इनका क्या कहना था कि जितने भी अरब में ग्रंथ हैं या भारत में ग्रंथ हैं, उन सभी ग्रंथों से ऊपर जो है इंग्लैंड में जो एक अलमीरा में रखा हुआ है छोटा सा पुस्तक, उन सभी से महत्वपूर्ण है। अर्थात भारतीयों का ग्रंथ पूरा ग्रंथ मिला दिया जाए या अरबों का पूरा ग्रंथ मिला दिया जाए तो उनके सापेक्ष, उनकी तुलना में जो इंग्लैंड में ग्रंथ है वो अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात ये भारतीय ग्रंथ को जो है बहुत ही निम्न कोटि का समझते थे मेघालय। और मेघालय ने क्या किया, भारत में जो है शिक्षा इंट्रोड्यूस कर दिया, अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक विषय। यहीं से मॉडर्न शिक्षा इंडिया में जो है इंट्रोड्यूस हो गया, अर्थात प्रारंभ हो गया। मित्रों, इस जो शिक्षा जो है यहाँ तक तो बात हो गई कि विषय जो है आधुनिक विषय होना चाहिए, अर्थात जो पढ़ाया जाएगा वो मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए और साथ ही साथ जो लैंग्वेज होना चाहिए वो इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। इसी बीच ये भी बात हो गया अब कि शिक्षा दिया किसको जाए, शिक्षा दिया किसको जाए। तो इन्हीं को देखते हुए जो है अब बात ये हो गई कि शिक्षा जो देना है वो कैसे कैसे देना है, शिक्षा जो देना है वो कैसे कैसे देना है, इसी को लेकर जो है संशय पैदा हो गया। शिक्षा किसको दी जाए, इसी बात की जो है यहाँ पे बात होने लगी। तो शिक्षा किसको दिया जाए, इसी के लिए जो है आपस में जब विवाद हुआ तो बोला कि यहाँ पे एक थ्योरी लाया अंग्रेजों ने जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अर्थात शिक्षा का अधोमुखी निश्चंदन सिद्धांत। अंग्रेज ने कहा कि अगर 1 लाख रुपया ही है और शिक्षा सबको दिया जाए, ये संभव नहीं है। उसने क्या किया, इन 1 लाख रुपये का जो शिक्षा का बजट था प्रत्येक साल, उसने क्या किया, कुछ उच्च वर्गीय लोगों को शिक्षित करना शुरू किया। अर्थात बोला कि शिक्षा जो है ऊपर वाले लोगों को दे दो और यहाँ से शिक्षा जो है छन छन के, अर्थात ये ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों को शिक्षित करते चले जाएंगे और पूरा समाज जो है शिक्षित हो जाएगा। लेकिन मित्रों, ऐसा हुआ नहीं। जो भी लोग शिक्षित हुए उच्च वर्गीय लोग, वो क्या किए कि वो नौकरी वगैरह करने लगे और निचले तबके को उसने शिक्षित नहीं किया, जिससे समाज में जो है काफी गैपिंग होना शुरू हो गया। और इस शिक्षा का क्या हुआ हस्र, ये आप देख सकते हैं मूल्यांकन करके कि जब ये मॉडर्न एजुकेशन जो चला है उसमें क्या प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पे। 2 तरह का हम लोग देख सकते हैं इम्पैक्ट पड़ा, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े इन शिक्षा के माध्यम से। मित्रों, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि हम लोग जो है जॉन लॉक, डार्विन, इन सब के विचारों से धीरे धीरे क्या हो गए, अवगत हो गए। जो अंग्रेजों ने मॉडर्न एजुकेशन लाए उनसे कुछ भारतीय जो है प्रगतिशील मूल्य प्रसारित हुए, अर्थात वो जो है जॉन लॉक इन सब के विचारों से क्या करते हैं, अपने आप को
प्रभावित किया, अर्थात जो उनके विचार थे उनसे कुछ न कुछ सीखे। साथ ही साथ क्या हुआ मित्रों यहाँ पे कि हम लोग जो है वो जो उपनिवेशवादी उनकी प्रवृत्ति थी उनके चेहरे से हम लोग रूबरू हो गए। और यहीं पे जो है पहली बार दादा भाई नेहरू जी ने जो है उनके धन के पलायन का सिद्धांत भी यहाँ पे देख लिया कि हम लोगों के साथ किस तरह से यहाँ से धन लूटा जा रहा था, इन सब के बारे में भी जानना शुरू हो गया। इसी दौरान जब इन सब चीजों से अवगत हुए बहुत सारे समाज सुधारक भी आए और उन समाज सुधारकों ने जो है बहुत सारे सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी शुरू किए, जिसमें आप लोग देखेंगे कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, चाहे आपका सर सैयद अहमद खां, दीपबंद आंदोलन, ये सभी जो है इसने बहुत सारी शिक्षा में भूमिका निभाई। साथ ही साथ जो है अंग्रेज के शोषक चरित्र से भी हम लोग वाकिफ हो गए और उसके अलावे जो है भारत में पत्र पत्रिका अर्थात प्रेस वगैरह सबका काफी अधिक डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। इसके नकारात्मक प्रभाव सबसे अधिक पड़े इस मॉडर्न एजुकेशन का क्या हुआ मित्रों कि कहा जाता है कि 1931 तक भारत में 92% लोग अशिक्षित रह गए। 92%, मात्र 8% लोग ही जो है शिक्षित हो पाए और 92% लोग अशिक्षित रह गए इस मॉडर्न एजुकेशन व्यवस्था के कारण। और क्या हो गया यहाँ पे अब जो है समाज में और भी खाई बढ़ गई, अर्थात जो पढ़े लिखे थे वो संपन्न वर्ग का ही अधिकार हो गया शिक्षा पे। और ये परंपरा काफी दिनों तक, वर्तमान समय तक चलती आ गई कि ये जो शिक्षा पर अधिकार हो गया, ये जो उच्च वर्गीय लोग थे जिसको शिक्षित किया था अंग्रेजों ने, उन लोगों का अधिकार हो गया और वही जो है बड़े बड़े नौकरी पेशा पे जो है उन्हीं लोगों का आधिपत्य बना रह गया। साथ ही साथ यहाँ पे बात आ गई अंग्रेजी और हिंदी की। मतलब अंग्रेजी जो पढ़े थे वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, डोंट टच मी वाला बात होता था कि वो अपने आप को समझते थे कि मैं जो है काफी सभ्य बन चुका हूँ, अर्थात सिविलाइज हो चुका हूँ। और जो ये अंग्रेजी नहीं जानते हैं वो अनसिविलाइज है, अर्थात वो असभ्य लोग हैं। ये अंग्रेजों की जो है इसमें, अर्थात कहा जाए कि अंग्रेज ने एक ऐसा लोग पैदा किया जो रंग रूप में भारतीय थे लेकिन आचार विचार जो है उनका अंग्रेजों के जैसा मिलना शुरू हो गया। मतलब केवल काली चमड़ी वाले यहाँ पे अंग्रेज पैदा हो गए। और साथ ही साथ मित्रों यहाँ पे क्या हुआ कि महिला शिक्षा जो है काफी नीचे चलेगी और महिला काफी अशिक्षित हो गए। इस दौरान मॉडर्न एजुकेशन लाने के पश्चात जो है महिलाओं की शिक्षा पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और उनकी शिक्षा व्यवस्था जो है और निम्न स्तर तक पहुंचते चली गई। मित्रों साथ ही साथ क्या हुआ, अंग्रेज ने क्या किया था, हमें मॉडर्न एजुकेशन तो दिया लेकिन जितने भी टेक्नोलॉजी थे उनकी शिक्षा यहाँ पे नहीं दी गई, जिसके कारण जो है हम लोगों को टेक्नोलॉजी से अवगत नहीं कराया गया। उसने इसलिए भी नहीं करा कि अगर उनके टेक्नोलॉजी से हम लोग रूबरू हो जाते, अवगत हो जाते, तो इंडिया में यहाँ पे टेक्नोलॉजी विकसित करनी होती और उसने जो औद्योगिक क्रांति की थी उनको विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। तो मित्रों ये हमारी जो है ब्रिटिश शिक्षा नीति से संबंधित ये हमारा पूरा टॉपिक था आज का। इसके पश्चात जो है हम लोग कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन जो है मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय या फिर आपका आर्य समाज, देवबंद आंदोलन, मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इन सब के बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इन टॉपिक से संबंधित जो भी सुझाव देना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसमें कुछ भी त्रुटियां हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।